मुझे लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं उनको संगठन का ज्ञान नहीं है। जमानत प्रत्याशी की नहीं, जमानत पार्टी की जब्त होती है। इन्हीं चुनावों में जो लोग कभी भी नहीं जीते थे कांग्रेस के और जिनकी जमानतें जब्त हुई थी वो आज 10-12 हज़ार वोटों से जीते हैं। जो इंजीनियर्स, एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट बनाया वो 450 करोड़ था। अब 2500 करोड़ खर्च होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। कोरोना काल में घर से खुद निकले नहीं, तो अब उनको वो ठीक बोल रहे हैं अपने हिसाब से। हमने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है। लोगों की सेवा करना ये मेरा एक हॉबी है, वो हम करते रहे। महिलाओं की बात की, चाहे उन्होंने हमारे जो 70,000 मतदाता हैं उनकी बात की कि हमारे के जो 30,000 मतदाता हैं वो अभी भी ईमानदार हैं, तो बाकी 17,000 जो हमारे 1,01,000 वोटर हैं वो फिर इसका मतलब ईमानदार नहीं हुए। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मौजूद है जोगिंदरनगर में। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जीवन ठाकुर जी मौजूद हैं और हम आप बताना चाहेंगे सबसे पहले आज की वार्ता को शुरू करने से पहले कि आज की जो मुख्य बातचीत है जीवन ठाकुर जी से, वो किस उद्देश्य से लेकर आज इनका मुख्य बातचीत रहने वाली है। हम आपको बता दें कि पिछले कल जो है, जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कुछ आरोप लगाए हैं जीवन ठाकुर के ऊपर, पर्सनली हम कहें तो। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें रखी हैं जो कि जोगिंदरनगर की जनता को भी सुननी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं जीवन ठाकुर इस विषय को लेकर? सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ आए और इस लोकतंत्र की मर्यादा को जीवित रखने के लिए आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जिस तरह से कल ठाकुर सुरेंद्र पाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। अब उन्होंने कहा कि जब वो पीसीसी के सदस्य हुआ करते थे उनको जो था वो मीटिंगों में नहीं आने दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। क्या कहना चाहते हैं? देखिए मनीष जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज हमें जोगिंदरनगर में मंथन करना चाहिए कि यहाँ पे जो एक अरबपति विधायक लोगों को गुमराह करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को फ़ॉरेन में रोज़गार देंगे, उन्होंने कहा था कि अच्छा इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उन्होंने कहा था कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हम जोगिंदरनगर के लोगों को देंगे। बजाय इसके कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना जो ध्यान है वो संगठन की और संगठन को मजबूत करने के बजाय संगठन को कमज़ोर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस बारे में हमारे युवा कांग्रेस और बहुत सारे साथियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरा मानना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की ये एक पहली पहल है और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1 महीने में हिमाचल प्रदेश में इतिहास रच दिया है भ्रष्टाचार के विरुद्ध और आम गरीब जनता, अनाथ बच्चों की सेवा करके उनके प्रति अपने सेवा भाव दिखा करके एक हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचा। और ऐसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र पाल जी है उनको अपनी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो ऐसी टिप्पणी मुख्यमंत्री के ऊपर करने पर हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हिमाचल की जनता भी जिस तरह से जो नायक फिल्म के जो किरदार निभाया था अनिल कपूर जी ने, उनके साथ कंपेयर कर रही है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है हिमाचल की, जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। और जिस तरह से हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छे डिसीजन उनके रहे हैं अभी तक। सर, दूसरी आरोप की बात करते हैं। जिस तरह से आप जोगिंदरनगर के कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि आपकी जमानत जो है 2017 में जब्त हो गई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं उनको संगठन का ज्ञान नहीं है। जमानत प्रत्याशी की नहीं, जमानत पार्टी की जब्त होती है। और मैं आपको कहूँ, अगर ये पूरा जो भाषण उनका था, पूरी जो मीटिंग थी, वो जीवन ठाकुर के ऊपर ही कंसंट्रेट रही। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये संगठन को कमज़ोर करने की बात है। और जो लोग मीटिंग में आए थे और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हताश करने और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने का ये प्रयास है। जहाँ तक जमानत जब्त की बात है, मैं आपको बता दूँ कि ये इन्हीं चुनावों में जो लोग कभी भी नहीं जीते थे कांग्रेस के और जिनकी जमानतें जब्त हुई थी वो आज 10-12 हज़ार वोटों से जीते हैं। शाहपुर में केवल सिंह पठानिया जी हैं, अभी वो 10-12 हज़ार वोटों से जीते हैं।
उनको एक वक्त 4000 वोट पड़े थे। तो इसलिए ये इनकी बौखलाहट है। और मैं समझता हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ठाकुर गुलाब सिंह जी को भी, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का काम किया। और बहुत सारे जो लोग हैं, कल की मीटिंग में आपने देखा होगा, चाहे उनमें एक शास्त्री जी हैं जो जिनको नेशनल अवार्ड मिला था टीचिंग में, वो वहाँ पे उपस्थित थे, और दूसरे कैप्टन साहब, बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उन सब का स्वागत है और हमें स्वागत करना चाहिए। मैं तो धन्यवादी हूँ उनका, और मुझे खुशी है कि कम से कम आज जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो अपने चाचा का गुणगान तो कर रहे हैं। एक समय था कि अपने चाचा के वो बेचारे अपंग हो गए, इतना कलह परिवार में था। बहुत खुशी हुई कि आज कम से कम परिवार इकट्ठा है। जी, जिस तरह से अगला आरोप उन्होंने लगाया है कि जिस तरह से अगर ये लोग आपके ऊपर लगाया उन्होंने डायरेक्टली, शायद हम कहें तो, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलाएंगे अगर ये लोग सत्ता में आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो अभी सत्ता का सुख मिला नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, भ्रष्टाचार की बात कहूँगा। पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे ये जो है प्रोजेक्ट की एक सिटी है जहाँ पे 3 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, और ऊल तृतीय चरण प्रोजेक्ट जो है, जिसमें 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो आज 2500 करोड़ पे उस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुके हैं। तो इसमें जो आदमी ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ, खुद वो कहे कि मैं ईमानदार हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो एक शांति प्रिय, एक शांति व्यवस्था का, एक शांति का जो संस्कार होता है, उसके तहत मैं अपनी ज़िंदगी का जीवन जीता हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये सीमाएं लांघ रहे हैं हमारे प्रत्याशी, मुझे लग रहा है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के जितने भी अधिकारी रहे हैं, उनके रिश्तेदार रहे हैं, उनके नज़दीकी रिश्तेदार यहाँ पे एक्शंस रहे हैं, और उसके बाद इनके नज़दीकी आदमी जिनके पास घर में बेलचा नहीं होता था, उन्होंने जेसीबियाँ बना ली इस प्रोजेक्ट में रह करके। और आपको और मैं जोगिंद्रनगर की विशेषकर मसौली पंचायत की जनता को और जो खुद्दर की जो जनता है उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वायर बनी है, वहाँ पे इनके आदमियों ने काम किया है, ठेकेदारी की है। और इस बात को आप गांठ बांध करके सुन लें कि मुझे डर है कि एक ना एक दिन ये रिजर्वायर अगर इसको पूरा भरा जाएगा, ये फट जाएगी। तो भ्रष्टाचार, और जिन लोगों ने, मुझे ये बौखला गए हैं, इन लोगों ने जितना भ्रष्टाचार इस प्रोजेक्ट में हुआ है, ये प्रोजेक्ट, हम एक घर बनाते हैं, अगर हम एक घर का 25 लाख एस्टिमेट बनाते हैं तो वो 30 लाख तक चला जाता है, 40 लाख तक चला जाता है। जो इंजीनियर्स, एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट बनाया वो 450 करोड़ था। अब 2500 करोड़ खर्च होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। कौन उस वक्त सत्ता में थे? चाहे वो, मैं ये कहता हूँ, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट को, मुझे लग रहा है कि वो अधिकारी मर जाएंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे आगे हैं और हमारा हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हो रहा है और होगा, उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। और मैं व्यक्तिगत बात में जाऊँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास तहसील के कागज़ पड़े हैं, मैं उनको दिखाऊँगा। क्या मुझे लगता है कि हमें सीमा से पार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये लोग जो है भ्रष्टाचार बोलें कि हम ईमानदार हैं, तो ये मुझे हजम नहीं होती। सर, एक चीज़, इसी चीज़ में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है और जोगिंद्रनगर की जनता ये मान चुकी है और मानती भी है कि आप उनके काफ़ी करीबी हैं। सर, ये चीज़ हो सकती है जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो कांग्रेस के टाइम में भी भ्रष्टाचार हुआ, माने तो बीजेपी के टाइम में भी भ्रष्टाचार हुआ है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कहाँ तक जोगिंद्रनगर की जनता जो है आश्वस्त होती है कि इसमें जो है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार इस प्रोजेक्ट में किया हो, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को जो है तैयार किया जाए? देखिए, इस प्रोजेक्ट को मैं ये कहता हूँ कि रिजर्वायर बन चुकी है। अब इसमें जिस क्वालिटी का काम हुआ है, दोबारा कैसे बन पाएगी? दोबारा फिर उतना खर्चा होगा। उसके बाद इसकी जो टनल है, हज़ारों सीमेंट के बैग जो है, इनकी अगुवाई में हज़ारों सीमेंट के बैग पानी में बहा दिए गए हैं। उसके ऊपर जो रेत, बजरी और जितने लेबरर्स लगी, वो सारी इंक्लूड करके इनके रिश्तेदारों के घरों में गई हुई हैं। ये बहुत
सबसे ज़्यादा ही अगर जोगिंद्रनगर में भ्रष्टाचार हुआ है तो इस प्रोजेक्ट में हुआ है, और ये इनके और इनके रिश्तेदारों ने किया है, मैं ये कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये उनका उन्होंने सत्ता में आते ही कहा है, और मुझे खुशी है। और अगर इस प्रोजेक्ट का भ्रष्टाचार की बात मैं चाहूँगा कि यहाँ के सभी पंचायत के प्रधान जो है प्रस्ताव दें, क्योंकि मेरे साथ साथ उन पंचायत प्रधानों का भी दायित्व बनता है। हो सकता है मुझे कहें कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ये बात कर रहे हों, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जितने भी जो पंचायत के प्रधान हैं वो अपना प्रस्ताव दें, क्योंकि ये हर नागरिक की ड्यूटी बनती है इस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और मैं उनका पूरा सहयोग दूंगा, क्योंकि हर नागरिक के ऊपर ये कर्ज है। 2500 करोड़ रुपए का कर्ज जो है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया गया है। सर, एक इसके ऊपर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, और हमारी निवेदन भी रहेगा सभी पंचायत के प्रधानों से। जिस तरह से आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात की है, भले ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पे करप्शन किया हो, क्योंकि यदि ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता तो आज जोगिंद्रनगर के काफ़ी सैकड़ों या हज़ारों युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार मिलता। तो बिजली खैर फ्री कर दी है, 300 यूनिट कांग्रेस कह रही है फ्री है, अब पता नहीं अब कब तक होगी, बट जिस तरह से बीजेपी ने 125 यूनिट आपको फ्री बिजली दी, तो ये सारी चीज़ें हम खुद सक्षम हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। और हमारा तीसरा ये पावर प्रोजेक्ट था जो कि हम इसे फेल कह सकते हैं। अगर ये इसमें सच में कोई कार्रवाई होती है और ये जल्द जल्द बनता है तो जोगिंद्रनगर की जनता के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। सर, इसके ऊपर एक और चीज़ और बात करेंगे। जिस तरह से जोगिंद्रनगर प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्रपाल जी ने बात कही है कि मुख्यमंत्री जी के साथ आप मिलने गए और कुछ भाजपा के लोगों को आपने मिलवाया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? मुझे समझ नहीं आता कि मैं फिर कहूं कि हम तो शांति का संदेश, शांति के संस्कार से हम चलते हैं। फ़ोटो खिंचवाना, माननीय जो पूर्व मंत्री हैं ठाकुर गुलाब सिंह जी जोगिंद्रनगर से स्पेशली मिलने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को धर्मशाला गए, और तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और यहाँ के जोगिंद्रनगर के कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री के पास जाकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। बहुत सारे लोग, मैं फिर कहूँ कि कल जो मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कांग्रेस की मीटिंग में आए थे, हमें खुशी हुई पार्टी मजबूत हो रही है। उसी तरीके से अगर वो लोग कहीं हमारे किसी प्रत्याशी की मीटिंग में आते हैं तो वो अच्छी बात है। हमारे बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का है। अगर वो मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो बुरी बात है। उन फ़ोटो को पिक्चराइज करके मीटिंग में वो क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। फ़ोटो लिए, अगर वहाँ पे हम भी खड़े थे, हम मुख्यमंत्री के पास थे, वो अपनी अलग गाड़ी में गए, जा कर के उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, तो और हम वहाँ पे खड़े हुए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उससे मिलने कोई भी आदमी जा सकता है। लेकिन सर, इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जोगिंद्रनगर की 30,000 जनता जो है वो ईमानदार है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी जो मुझे लगता है 1 लाख वोटर है तो 70,000 मतलब बेईमान है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही मुझे समझ नहीं आता कि मुझे लगता है कि ये जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब हमें कोई हम जीत नहीं पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए। मैंने 2017 का चुनाव लड़ा तो उस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस के बिल्कुल एंटी लहर थी, और हिमाचल प्रदेश में ही, चाहे वो शिमला प्रॉपर है, चाहे वो रोहडू है, चाहे वो देहरा है, कई जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार की या कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। और उस वक्त ख़राब था, और मेरे साथ कोई मेरा चाचा नहीं था, मेरे साथ कोई और ज़्यादा मेरे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन एक अलग बात, हिमाचल प्रदेश में 2 NRI आए थे, एक होशियार सिंह राणा देहरा में और एक जोगिंद्रनगर में NRI आए थे। और जोगिंद्रनगर के लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने समझने में थोड़ी सी गलती की, पर गलती ये की कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जो NRI आए हैं ये अपनी इंडस्ट्री लाएंगे, हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रमुखता से जोगिंद्रनगर के लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो इन असुविधाओं की वजह से वो दुखी थे। उन्होंने सोचा, शायद गलत सोच लिया कि भी जीवन के बजाय जो है ये NRI जो हैं विधायक जो हैं बीजेपी के, ये ज़्यादा विकास करेंगे। तो ये गलती में आ गए, झांसे में आ गए। तो इस वजह से जहाँ ट्रायंगुलर फाइट हुई, देहरा में हुई,
वहाँ विप्लव जी हमारे स्टेट की अध्यक्षा रही हैं, उनकी भी जमानत वहाँ पे भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जोगिंदरनगर में भी जब्त हुई, शिमला में भी जो विधायक थे पहले उनकी भी जमानत जब्त हुई, रोहड़ू में ठियोग में जमानत जब्त हुई। तो बहुत सारी जगह पे, और शाहपुर में मैं फिर कहूँ कि जिस व्यक्ति की केवल सिंह पठानिया की भी जमानत जब्त हुई थी, आज वो 10-12 मेरे ख्याल 12,000 के आसपास वोटों से जीत करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुँचे हैं। राजनीति में सक्रियता देखी जाती है, और हमने, चाहे वो कोरोना काल हुआ, चाहे वो कोई भी समय हुआ, हमने हमेशा लोगों के बीच में रहने की कोशिश की है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सब बातें जो है गौण हैं, और उनको ये देखना चाहिए इस वक्त अग्निवीर, कांग्रेस के पक्ष में लहर, उसके बाद मैं कहूँ तो चाचा का साथ, सब कुछ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति 25,000 वोट चाचा जी कहते हैं कि ये मेरे थे। तो उसके बाद भी अगर हम जीत नहीं पाते हैं, आज जो 3-3 बार हारे हैं, बार हारे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से आज जीत करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन उसका ठीकरा फिर हम जनता के ऊपर फोड़ें कि भी लोगों ने नहीं, 30,000 लोग ईमानदार हैं और बाकी लोग बेईमान हैं, ये बात समझ से परे हैं। ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? हम लोगों को अपना सुधार करना चाहिए, हमें अपने में कोई कमी होगी। इसलिए जनता ने जो इस लोकतंत्र में जो जनता ने जो समर्थन दिया होता है, उसको सर माथे मानना चाहिए। सर, आखिरी में एक हम उन्हीं का आरोप आपके ऊपर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा कि आपने जो है कोरोना में उन्होंने आपको देखा नहीं कि आपने काम किया नहीं किया। लेकिन जिस तरह से बहरहाल जोगिंदरनगर की जनता जो है वो जानती है कि आपने काम किया है नहीं किया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कोरोना काल में घर से खुद निकले नहीं, तो अब उनको वो ठीक बोल रहे हैं अपने हिसाब से, जबकि मैंने तो उनकी पंचायत में जाकर के भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, और उनकी पंचायत में जाकर के हमने ऑक्सीजन मशीन्स के साथ साथ ऑक्सीमीटर्स दिए, और मुझे उनसे प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर मैं कहूँ कि वो, मुझे लगता है कि वो संयम खो बैठे हैं, या उन्हें लग रहा है कि अब हमने पूरी कोशिश कर ली है, और ये लग रहा होगा कि भी कोई और आगे ज़्यादा ना जाए। तो ये इसी में हमारा आखिरी क्वेश्चन भी आपसे रहेगा, ये हमारा खुद का क्वेश्चन है कि कहीं कांग्रेस जोगिंदरनगर से माने तो ये गुटबाजी एक चीज़ चल रही है, गुटबाजी की तरह ही हम इसे मान लें। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर इस तरह का ही चलता रहा और आपने काम किए, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनको टिकट मिला था, तो ये क्या आने वाले समय में जैसे अगली बार चुनाव होंगे जोगिंदरनगर में, 2027 का हम बात करते हैं, तो इसका असर क्या रहने वाला है? देखिए, जोगिंदरनगर में गुटबाजी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत समझदार हैं, कार्यकर्ता सब समझते हैं, और गुटबाजी कुछ नेताओं के बीच में होती है, और अब पता है कि सरकार आई है तो कुछ महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। बार बार ये कहना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो इससे ये दर्श निकलता है, ये इंगित करता है कि ईमानदार को खुद ईमानदार बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस पूरा भाषण के भी उसने कोरोना काल में काम नहीं किया, ये जमानत जब्त करवाई है। अरे 800 वोटों के बूथ से आपने 2017 में 800 वोटों के बूथ से 14 वोट दिए, उनके बूथ से 14 वोट पड़े और 16 वोट उनके घर के हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो कुछ वोट लेता है, कोई कहीं पे कुछ हासिल करता है, तो उसके पीछे हाथ का पंजा है, पीठ के पीछे हाथ का पंजा है, तभी उसको वोट मिले हैं। अगर नहीं तो अपने आज़ाद लड़के दिखाएं। तो इसलिए हमारा जो बुरा वक्त था, बुरी परिस्थितियां थी कांग्रेस की, उसका वो एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन हम सक्रिय हैं, हमने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है। लोगों की सेवा करना ये मेरा एक हॉबी है, वो हम करते रहेंगे। और सरकार को या पार्टी को अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है कि वो हमें क्रेडिट देंगे, नहीं लगता है फिर भी हम लोगों की सेवा करेंगे। एक ह्यूमन बीइंग है, हम काम करेंगे। आपके कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि महिलाओं को मीट और शराब दिया गया और रिश्वत महिलाओं ने ली, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं या समूचे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी हर महिला शराब पीती है, हर महिला मीट खाती है। मीट खाना एक अपना एक व्यक्तिगत ये मामला है
शराब पीना भी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमारी जो महिला हैं बहुत संस्कारिक हैं, हमारे हिंदू संस्कृति है। और मैं समझता हूँ कि हमारी महिलाओं की बदौलत ही हमारे घर चले हैं, क्योंकि मैं ये तो मान सकता हूँ कि बहुत सारे जेंट्स हमारे लोग शराब पीते हैं, लेकिन उस परिवार को वो महिला चलाती है। लेकिन महिला के ऊपर ये आरोप लगाना कि हर महिला हमारी शराब पीती है, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसी मानसिकता क्यों, क्या कौन इनको निर्देशित कर रहा है, क्या इसके पीछे राज है, क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं। चाहे उन्होंने महिलाओं की बात की, चाहे उन्होंने हमारे जो 70,000 मतदाता हैं उनकी बात की कि हमारे के जो 30,000 मतदाता हैं वो अभी भी ईमानदार हैं, तो बाकी 17,000 जो हमारे 1,01,000 वोटर हैं वो फिर इसका मतलब ईमानदार नहीं हुए। और उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने बात कही कि मतलब एक अमर्यादित भाषाएं क्यों निकल रही है। उसके बाद जो अध्यापक हैं कि जी पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने वोट गलत डाल दिए। हाँ, कुछ एक से गलती हुई होगी, किस कारणवश गलती हुई होगी, या उन्होंने जानबूझ करके गलती की या उनसे हुई है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं हुई है जितनी वो बोल रहे हैं। और इवन उन्होंने तो मुझ तक ये कह दिया कि भैया पैसे खाते हैं। मैं जीवन ठाकुर हाँ, भले ही मैं एक चौकीदार का बेटा हूँ, लेकिन बड़े ठीक तरीके से हमने 20 साल से वकालत की, और मैं किसी के टुकड़ों के ऊपर पलने वाला नहीं हूँ। अपने बलबूते पे सिर्फ अपना नहीं, मैं आज जोगिंद्रनगर के कोरोना ग्रसित 21 परिवारों को आज भी राशन दे रहा हूँ, और उसके बाद कई अपने रिश्तेदारों को और कई अपने जो गरीब बेटियां हैं उनको मैंने एजुकेशन भी दिला दी। तो ये मेरे अपनी पर्सनल हॉबी है, और मुझे पैसे का लालच है, पर किसी के कमाए हुए पैसे का लालच मुझे नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि इनको अपनी जो अमर्यादित भाषाएं हैं इन पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो हमें भी आपे से बाहर होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ईमानदारी की, जहाँ तक ये बात करते हैं अपने ही परिवार में, यहाँ मैं कह दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग में आज हमारे जोगिंद्रनगर के बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। वो युवाएं जो है पढ़ाई कर करके रात दिन मेहनत करके कमीशन क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनके घर के परिवार के आदमी, इनके भतीजे यहाँ नौकरी पे लगे हुए हैं, 2 नंबर के रास्ते से नौकरी पे लगे हैं। आज वो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इनके अपने परिवार के आदमी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रिटायर होना था, वो आज डिप्टी डायरेक्टर 3-4 दिन, कुछ रिटायरमेंट को कुछ दिन रहते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी फाइलें रोक दी जाती है। अगर किसी आम परिवार का कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने अगर प्रमोशन लेनी हो तो उसको पहले ही रिटायर कर दिया जाता है। इनके लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनके भाइयों के लिए जो है एक्सटेंशन दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। तो ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनका जो एक चीज़ जो है वो बाहर निकालूंगा और ईमानदारी का पर्दा लोगों के सामने रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे छोटी छोटी बातें तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात, आज ये ऊल तृतीय चरण जो है, ये इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो है इनके और इनके रिश्तेदारों के लिए जो है एक क्या कहें कि एक आजीविका का ही साधन बन के रह गया। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार को जो घाटा हो रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से, इसके जो प्रोजेक्टेड टाइम था उस पर कंप्लीट नहीं हुआ, और ये ना ही होने की उम्मीद मुझे लग रही है। और इसकी जो लाइफ है, अगर कहीं ज़बरदस्ती इन्होंने चला भी लिया इसको, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करके, क्योंकि अभी तैयार हुआ है नहीं, मकान अभी तैयार हुआ नहीं, मेंटेनेंस पहले हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने दिन चलेगा। और मुझे तो खतरा है कि ये चल नहीं पाएगा। इसलिए इसकी भी जांच जो है हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच की जाए। देखिए मनीष जी, जहाँ तक ईमानदारी की बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जोगिंद्रनगर के लोग ईमानदार हैं, क्योंकि सभी लोग अपने घर में दिन में मनरेगा में काम करते हैं, रात का अपने खाने के चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, या पूरे 15 दिन मनरेगा में हाजिरी लगाते हैं, उस काम करते हैं। उसके बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या कहीं
उसको उसने टेस्ट देने जाना है, उसका खर्चा उनके जेब में डालते हैं। हमारे लोग 1 लाख वोटर्स में हमारे इतने बेरोजगार और इतने गरीब लोग हैं, वो बेचारे इस दुनिया में एक छोटे से सर्कल में ही अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं। और जो लोग ईमानदारी की बात करते हैं, मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो छोटे छोटे ठेकेदार भी बनाए थे, इन्होंने उनसे चेक ले लिए, उनको काम दे दिए और चेक ले लिए ताकि उस जब भी पेमेंट आएगी एडवांस में साइन कर लिए। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो चेक जिसने लिए हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे। चेक ले लिए और वो चेक जो है उनके पैसे चेक साइन कर दिए। एक्शन को पूछ लेना कि जी हाँ अब उनकी पेमेंट डल गई तो उस चेक को अपने खाते में लगा करके वो पैसे उनके खातों से ले लिए। ये चाहे हमारे, मैं तो नाम लेकर के कह सकता हूँ, चाहे वो हमारे रणवीर भाई हैं, चाहे कोई और हैं, उनको काम दे देना और उनसे पैसे ले लेना। और कुछ काम ऐसे हैं जो स्लिप्स के काम हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग है, जब बरसात होती है तो कम से कम यहाँ पे मेरे पास आरटीआई है, मैं आपको बता सकता हूँ इसके जो ये आरटीआई के मेरे पास ये दस्तावेज हैं, इसमें ये सब चीज़ें हैं कि स्लिप्स के जो है, जो इनके आसपास जो काम करते हैं उनके नाम पे स्लिप्स के जो है जेसीबी लगी हुई हैं, काम उन्होंने किए नहीं है। एक जगह स्लिप पड़े हैं, 10 जगह के इन्होंने बिल बना दिए हैं, वो चेक भी उनके खाते में जा रहे हैं। तो ईमानदारी की ये बात कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट की बात करूं, ये उनके आसपास जो है वो 200-300 लेबरर उनके नाम पे लगी हुई हैं। वो कुछ लेबरर घर में लगी हुई है, कुछ काम पे नहीं है, और वैसे ही वो पैसा जो है उनके घर में जा रहा है। जो अपने जो बेले बैठे कार्यकर्ता हैं उनको ऐसे ही पैसे दे रहे हैं और उनसे फिर वापस ले रहे हैं। क्या जनता उम्मीद करे कि अब इस तरह के घोटाले जो हैं वो आने वाले समय में ना के बराबर हो या ना हो? और क्या कुछ आपका रहेगा सुखविंदर सुक्खू और कांग्रेस सरकार से कि इस तरह की झाले और गड़बड़ियां जो है इनको अंकुश लगाया जाए, इनको रोका जाए? देखिए, आज की डेट में मनीष जी, आप कोई भी विभाग ले लो, पीडब्ल्यूडी विभाग ले लो, बीडीओ ऑफिस का मैंने जिक्र किया था, वहाँ पे भी 50-60 लाख रुपए का घोटाला बीडीओ ने किया, लेकिन पिछली सरकार ने उसको ट्रांसफ़र किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उसने बीडीओ ने अपनी पत्नी को नौकरी पे लगा दिया जो चौंतड़ा ब्लॉक में। और इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार का आलम हर विभाग में इतना ज़्यादा हो गया है कि जब तक आम जनता नहीं जागेगी, मुख्यमंत्री के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर पीछे के कामों में ही लगे रहेंगे तो आगे की डेवलपमेंट हमारी रुक जाएगी। मैं जनता से सहयोग करना चाहूँगा। मैं जोगिंद्रनगर की जनता और जो जागरूक पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं कि उनको मैं कहूँगा कि आह्वान करूँगा कि वो जाग जाएं, नहीं तो ये दिखावा करने वाले लोग ये इस प्रदेश को बेच देंगे। जो कुछ लोग हैं, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने कहा है कि 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो हम उनका साथ देंगे तो ज़रूर इस प्रदेश से जो है भ्रष्टाचार जो है हम दूर कर सकते हैं। एटलीस्ट जोगिंद्रनगर से हम भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये थे जीवन ठाकुर जी, जिस तरह से इन्होंने कहा। और कल जो प्रत्याशी थे यहाँ से, कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्रपाल जी, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके ऊपर आरोप लगाए थे और क्या कुछ उन्होंने कहा था, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने बात की उस पर उल तृतीया चरण भी की। हम आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट था 450 करोड़ से शुरू हुआ था और अब ये 2500 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। अभी भी ये अधर में ही है, ये जनता के लिए अभी पूरी तरह बन नहीं पाया है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होता, रेडी होता, तो कम से कम जोगिंद्रनगर वासियों के लिए तो एक मतलब हम ये कहें तो ये एक बहुत ही बड़ा विकल्प होता है रोजगार के लिए। तो खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।